हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिबुर क्लासेस। तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज का। ठीक है जी। तो आज वो लगभग खत्म हो जाएगा, उसकी दो तीन टाइप्स बची हमारे पास, तो वो करते हैं। तो चलिए भाई देखिए जरा हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है। तो देखिए भाई जरा, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फ्रॉम मंडे टू Thursday is 40 degrees Celsius, and the average temperature from Thursday to Saturday is 41 degree Celsius. If the temperature on Monday is 39 degrees Celsius, then the temperature on Monday was 39 degrees Celsius, then what was the temperature on Thursday? ठीक है जी। तो क्या दिया हुआ हमें? एवरेज टेम्परेचर दिया भाई सिटी का फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे से थर्सडे तक जो टेम्परेचर है वो हमें कितना दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। ठीक है जी। और इसके बाद आगे हमें दिया है फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। ठीक है, फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे कितना है जी? 41 डिग्री सेल्सियस। If the temperature on Monday was 39 degrees Celsius और मंडे को टेम्परेचर 39 है, then what was the temperature on Thursday? तो थर्सडे को क्या टेम्परेचर था? तो देखिए भाई जरा किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एवरेज टेम्परेचर, एवरेज है ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी तरह से करेंगे हम। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? इट इज 40। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये आ गया जी 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए हम 120 रखते हैं फिलहाल। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह अब आगे देखिए क्या होगा। सॉरी, मंडे टू वेडनेसडे, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, लेकिन सॉरी भाई इसको मंडे टू वेडनेसडे रखो भाई। ठीक है, 3 डेज। कि भाई मंडे से वेडनेसडे रखें भाई प्लीज। ठीक है, गलती से मैंने थर्सडे लिख दिया था,
मतलब फर्स्ट 3 डेज है, नेक्स्ट 3 डेज है संडे को छोड़ के। फर्स्ट 3 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे हमें कुछ इस तरह से दिया है। तो ये हमारा टेम्परेचर इतना आ गया। देन एक मिनट वेट करो, क्वेश्चन में कुछ गलती होगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फ्रॉम मंडे टू एक मिनट भाई सॉरी, मंडे टू वेडनेसडे इज 45 डिग्री एंड एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे ट्यूसडे आएगा भाई, ट्यूसडे टू थर्सडे नॉट सैटरडे, इस तरह से आएगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, मंडे से वेडनेसडे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एंड एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे टू थर्सडे है जी 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और कह रहा है कि मंडे को अगर 39 डिग्री टेम्परेचर था तो आपको बताना है थर्सडे को कितना होगा। भाई सही क्वेश्चन ये है। चलो देखिए आगे। अब नेक्स्ट है जी हमारा ट्यूसडे से थर्सडे तक एवरेज टेम्परेचर कितना दिया जी हमें, 41 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फिर क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया जी 123 आ गया इस सेकंड इक्वेशन। तो भाई अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें अभी हम, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करें भाई, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, देखिए क्या होगा, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इक्वल्स टू 123 माइनस 120। ठीक है जी। तो देखिए भाई क्या होगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, मंडे प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे, देखिए बाहर माइनस अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे, वेडनेसडे वेडनेसडे कट गया, ट्यूसडे ट्यूसडे कटेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, 120 माइनस 123। ठीक है जी, ये -3 आएगा। ओके, तो मंडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू -3 आ रहा है, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू -3। तो भाई आपको मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, मंडे को टेम्परेचर कितना दिया है 39 डिग्री सेल्सियस, तो मंडे के प्लेस पे आ जाएगा जी 39 डिग्री माइनस थर्सडे इक्वल टू -3 डिग्री। तो भाई इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा थर्सडे को टेम्परेचर क्या था जी 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है, तो इसका भी शॉर्ट मेथड है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी आपको। जैसे 3 3 डेज है, जैसे 3 डेज की बात हो रही है ना, पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है 3 दिन, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है 3 दिन। ओके, तो भाई इसको हम करने वाले हैं डायरेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, और आप इसको माइंड में रख लेंगे ना एक बार तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए भाई जो कंडीशन दी है डायरेक्ट वही कंडीशन लिख ली मैंने। ठीक है, अब देखिए भाई यहां भी 3 है, यहां भी क्या है 3 है, तो ये चीज सेम होनी चाहिए, ये तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह से दिया हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं।
जो शॉर्ट मैथड बता रहा हूँ, जैसे 3 डेज है वो 3 डेज के लिए। तो जब कभी कोई ऐसा केस आता है जहाँ एवरेज सेम चीजों की दी होती है, मतलब सेम नंबर्स हो, 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर ही हैं, तो उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब देखो कैसे, इनको मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ जी। इनको अगर डायरेक्ट माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे, नीचे कितना है जी 3, और लो जी सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको कर रहे हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, -1। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू -3। जो हमने इतना सॉल्व करके निकाला था, सिर्फ ये 2 लाइंस को यूज करके निकल गया। बाकी आपको पता है मंडे की वैल्यू डाल दोगे तो थर्सडे का टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भाई आप बिना उसके भी कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन, मतलब बिना लिखे कह सकता हूं मैं। ठीक है, और ये चीज आप माइंड में बिठा लो तो बिना लिखे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई, उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। चलिए भाई, इसको ध्यान समझिएगा पहले। इफ, ये अभी मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट है। इफ A1 इज द एवरेज ऑफ N1 एंड A2 is the average of N2, also A is the mean average, जो भी है, of N1 N2, then we always use एलिगेशन मेथड। ठीक है भाई, अभी एलिगेशन मेथड क्या चीज है भाई, तो भाई इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये एलिगेशन मेथड हम किन चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई एलिगेशन मेथड ज्यादातर उन चीजों में यूज किया जाता है हमारे पास, जब भी आपके पास क्या हो, आप दो अलग चीजें हैं, कोई भी दो अलग चीजें, उनकी कुछ अलग वैल्यूज है, कुछ भी है, उनको मिक्स करके आप अगर एक नई वैल्यू तैयार करते हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे मैं बात करता हूँ, आपके पास एक 30 किलो चावल है, एक आपके पास 20 किलो चावल है, आप उनको मिक्स करते हैं और उसको 27 रुपये किलो बेच रहे हैं। ठीक है, तो 27 जो है ना, वो उन दोनों की मीन वैल्यू आती है। अब उसे निकालने का तरीका क्या होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी कितनी डाली है, सेकंड क्वांटिटी कितनी डाली, उसके अकॉर्डिंग उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा एवरेज में है। एवरेज में हम कहाँ यूज करते हैं इसको, हमारा मेन वो आईडी सॉरी मतलब है कि एवरेज में कहाँ यूज करेंगे। देखो एवरेज में आप कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक वो किया था, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप बनाया था। एक बॉयज का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, बॉयज की एवरेज इतनी है, गर्ल्स की एवरेज इतनी है, आपको पूरी क्लास की एवरेज निकालनी थी। ठीक है, और आपको याद हो हमने फर्स्ट डे या सेकंड डे में किया था कि एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है, इधर इतने बॉयज हैं, यहाँ इतनी गर्ल्स हैं, बॉयज की एवरेज इतनी है, गर्ल्स की इतनी है, तो होल एवरेज निकालनी थी, कुछ इस तरह से। तो अब एलिगेशन मेथड हम यहाँ पर तब यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको क्या दिया हो और आपको मीन एवरेज दी हो। मीन एवरेज मतलब होल ग्रुप की एवरेज दी हो, ये मेथड हम उस केस में हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में हमेशा यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अभी मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें देखो मैं यूज करने वाला हूं इसको किस तरह से। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ वैसा ही है, A1 N1 जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज A1 है,
N2 नंबर्स की एवरेज A2 है और पूरे ग्रुप की एवरेज A है, तो फिर उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड। एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा किस तरह से लेते हैं। तो देखिए, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, इफ 20 is the average of 10 numbers and 30 is the average of 15 numbers, ठीक है। आल्सो एक मिनट, जरा यहाँ पे एक मिसिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं एवरेज बना लेता हूँ 24 बना लिया। 20 एवरेज है भाई 10 नंबर्स की, तो सपोज करो जो 30 नंबर्स हैं उनकी एवरेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। 30 नंबर्स की एवरेज हमारे पास नहीं है। देखिए भाई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इफ 20 इज द एवरेज ऑफ 10 numbers and 30 is the average of x numbers, ठीक है। 30 हम मान लेते हैं x नंबर की एवरेज, also 24 is the average of both groups, ठीक है। both groups की एवरेज क्या मान ली मैंने, 24 मान ली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी। तो देखिए भाई, एक तो आप वही मेथड यूज करके इसको निकाल सकते हैं, वही जो आपने दो ग्रुप सॉल्व बनाया था, एवरेज इक्वल टू A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। जो दो ग्रुप्स के लिए बताया था ना आपको, दो ग्रुप्स हो, तीन ग्रुप्स हो, उनके लिए आप वो इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो एलिगेशन मेथड है ये थोड़ा सिंपल रहेगा। हाँ, बट एक कंडीशन याद रखना, ये आप सिर्फ दो नंबर्स के केस में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, तीन में नहीं। अगर कोई तीन का केस वैसा आ जाता है तो आपको फिर वही ग्रुप वाले मेथड से करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या चीज आया है, देखिए जरा, आपके पास एवरेज दी है वही फर्स्ट 10 नंबर्स की एवरेज है, और अब यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। सपोज करो मैं ग्रुप बना के लेता हूँ, दो ग्रुप हैं, यहाँ पे नंबर है जी 10 और उनकी एवरेज है 20। दूसरे केस में नंबर है x और उनकी एवरेज कितनी है जी, 30 है, और इनकी जो मीन एवरेज है दोनों ग्रुप्स की वो 24 है। तो देखिए अब किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो भाई एवरेज देखो, मीन एवरेज दी है ना, तो दोनों केसेस में एवरेज लेके ही चलना है आपको, ठीक है। एवरेज 1 एवरेज 2, तो फर्स्ट एवरेज कितनी है जी 20, सेकंड एवरेज इज 30। बस को ध्यान समझिएगा, ये फर्स्ट केस की एवरेज लिखी, देन सेकंड केस की एवरेज है, और बीच में जो मीन वैल्यू या मीन एवरेज है वो लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से, और सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरह से करना है, और हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ये आएगा जी 6, ये आएगा 4, देन वैल्यू 3 एंड 2, ठीक है जी। तो मेरे पास से वैल्यू आ रही है 3 एंड 2। देखो 3 एंड 2 एक्चुअली क्या है, ये भाई रेशो आई है 3:2, इसको मैं रेशो में लिखूंगा 3:2। और ये किसकी रेशो होगी, ये रेशो होगी नंबर्स की, जो दोनों केस के नंबर्स है ना उनकी रेशो होगी, ठीक है। ये दोनों केस के नंबर्स की रेशो होगी। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब ये है कि नंबर 1 अपॉन नंबर 2 की रेशो क्या है, 3:2। ये दोनों की रेशो आ गई जी मेरे पास, नंबर 1 नंबर 2 की रेशो आ गई 3:2। देन N1 कितना है जी,
number 1 is 20, sorry, number 1 is 10, number 1 is 10, okay, and number 2 x है जी, ये आ गया 3/2, ओके भाई, इसमें थोड़ी, चलिए भाई, तो एक काम करो भाई, यहाँ 15 कर लो जरा, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, क्योंकि नंबर क्या होंगे, नंबर पॉइंट में तो नहीं आएगा ना, ठीक है। और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा जी, इसको सॉल्व करके अगर x निकालते हैं, कितना आ गया जी, x इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 10 आ गई है, ठीक है। इसका मतलब दूसरे ग्रुप में जितने पर्सन हैं वो 10 है, फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, 15 है। अब देखो भाई, मैं इसको आपको वो मेथड यूज करके सॉल्व करवाता हूँ। देखो मीन एवरेज 24 आती भी है कि नहीं, ये क्रॉस चेकिंग के लिए। देखो जरा इसमें क्या है, जैसे देखो क्या था फॉर्मूला में मीन एवरेज का, नंबर 1 एवरेज 1, नंबर 2 एवरेज 2 अपॉन नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो भाई नंबर 1 इज 15, एवरेज 1 इज 20, नंबर 2 इज 10 आ गया, एवरेज 30 अपॉन सम ऑफ नंबर 25, 300 प्लस 300/25, 600/25, लो भाई ये 24 ही होता है, ठीक है जी। इट मीन हमारा आंसर ठीक है, ये क्रॉस चेकिंग भी होगी मेरी, ठीक है जी, ओके। ठीक है भाई, देखिए भाई वहां मैंने 10 क्यों रिप्लेस किया, ये ध्यान से देख लेना। एक्चुअली हम नंबर निकाल रहे हैं, कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने से लिया है, कोई भी ऐसे रैंडमली वैल्यू उठा ली मैंने, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 10 कट नहीं रहा था, तो उसको डिविजिबल बनाने के लिए मैं वहाँ 15 यूज किया भाई, ठीक है। 10 के प्लेस पे 15 मैंने तभी लिया है ताकि इक्वेशन नंबर जो है पॉइंट में ना आए, क्योंकि नंबर पॉइंट में नहीं हो सकते, एवरेज पॉइंट में हो सकती है, सम पॉइंट में हो सकता है, लेकिन नंबर पॉइंट में नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने 10 के प्लेस पे 15 यूज किया है, ठीक है जी। चलिए भाई, ऐसी एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो भाई इसमें आपको जैसे यहाँ पे कुछ नंबरिंग मिसिंग थी, ठीक है, कभी कभार एवरेज मिसिंग हो सकती है कोई, किसी एक ग्रुप की, तो तब भी भाई आप सेम मेथड को यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। The average marks obtained by the average marks obtained by 110 candidates is 15, ठीक है जी। तो 110 कैंडिडेट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं इज 15। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स, if the average marks of past students is 25, जो स्टूडेंट पास हैं भाई उनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 25 हैं, और जो फेल हैं एंड the average of, sorry, average marks of failed students is 14, then find the
नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो फेल्ड स्टूडेंट्स बताने भाई। ठीक है, पहले क्या था, पहले आपको ग्रुप दिया था मैंने। ठीक है, पहले मैंने आपको ग्रुप दे दिया था, एक ग्रुप में इतने लोग हैं, दूसरे ग्रुप में पता नहीं था कितने लोग हैं। हाँ, बट वहां पे एवरेज वगैरह सब दी थी। अब यहाँ पर क्या जी, आपको टोटल स्टूडेंट भी पता है। ठीक है, पूरे स्टूडेंट्स की एवरेज भी पता है, पास की एवरेज पता है, फेल की एवरेज पता है। लेकिन इस बार हमें ये नहीं पता कि ग्रुप 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप 2 में कितने हैं। पिछले केस में क्या था, ना मेरे पास टोटल था, ना मेरे पास एक ग्रुप मिसिंग था मेरे पास, जिसकी वजह से टोटल मैं निकाल नहीं सकता था। इस बार टोटल बच्चे तो हैं, लेकिन मेरे पास किस ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो नहीं पता, कि पास कितने फेल कितने हैं। तो इसमें मुझे उसने वही पूछा है। और साथ ही साथ क्या है, पास की एवरेज दी है, फेल की एवरेज दी है, एंड द मीन एवरेज भी दी है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। जब भी ऐसा आएगा कि दो ग्रुप्स की एवरेज दी है अलग अलग और कंबाइन एवरेज भी दी है, तो लगाना ही एलिगेशन है, एलिगेशन बेस्ट रहता है वहां पे। तो देखिए क्या होगा, एवरेज 1, एवरेज 2। तो जी एवरेज 1 कितनी है, एवरेज, सॉरी एक काम कर लो, यहाँ पे हम कर लेते हैं पास एंड फेल कर लो, ज्यादा अच्छा है। पास वालों की एवरेज 25, फेल वालों की एवरेज 14 एंड कंबाइंड एवरेज इज 15। चलिए भाई, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 10। ठीक है, ये कितना आ गया 1 आ गया, वो कितना आ गया 10 आ गया। तो देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास है पास बाय फेल की रेशो 1/10। पास एंड फेल की रेशो क्या आ गई, 1/10 आ गई है। तो इसके बाद देखो क्या होगा, इसका देखो उसने क्या पूछा हमें, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल द एग्जामिनेशन, या जो फेल हो गए हैं, वो स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं। अच्छा भाई एक चीज का ध्यान देना, देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, पास एंड फेल वाले स्टूडेंट जो भी होंगे टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे ना। मतलब पास में जितने बच्चे हैं, फेल में जितने हैं, उनको प्लस करो, टोटल स्टूडेंट बनेंगे। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या होता है भाई, टोटल स्टूडेंट क्या आते हैं 11, मतलब 11 पार्ट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, टोटल स्टूडेंट के हुए 11 पार्ट्स। ठीक है, देखो कोई भी रेशो जो निकलती है, वो रेशो हमें ये बताती है, और उनका कंबाइन करें कि जो भी आपको टोटल कुछ भी दिया है ना, उसके पार्ट्स कितने किए हैं, मतलब टोटल वैल्यू के कितने पार्ट्स किए गए हैं। रेशो हमेशा ये शो करती है। सपोज करो जैसे ये 2:4:5, अगर मैं इस रेशो का सम करता हूं इट इज 11। ठीक है, इसका मतलब जो भी टोटल वैल्यू है उसके टोटल 11 पार्ट्स हुए हैं। रेशो हमेशा ये कहती है कि गिवन वैल्यू के, सॉरी टोटल वैल्यू के हमने कितने पार्ट्स किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अब इस केस में अगर आप देखें तो टोटल स्टूडेंट्स 11 है, इसका मतलब टोटल पार्ट्स 11 हुए। ठीक है, जिसमें से जो फेल है, फेल वालों के कितने पार्ट हैं जी 1, सॉरी पास वालों का 1 पार्ट है, मतलब 1 पार्ट ऑफ स्टूडेंट पास हैं, और 10 पार्ट्स स्टूडेंट्स के क्या है, फेल है। ओके, तो देखिए जरा अब कैसे निकालेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने क्या निकालने के लिए हमने दिया फेल स्टूडेंट कितने हैं। अब ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने क्या बोला, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कितने पार्ट्स हुए हैं, 11 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स हैं कितने टोटल, 110। इट मींस 110 स्टूडेंट के 11 पार्ट्स हुए थे, जिसमें से फेल वाले को कितने पार्ट्स मिले हैं, मतलब फेल के ग्रुप, सॉरी फेल नहीं, पास के ग्रुप में कितने पार्ट्स हैं 1, और फेल के ग्रुप में कितने पार्ट्स हैं 10। हमें बोला गया फेल वाले निकालो कितने बच्चे हैं, तो हमें ये 10 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, तो कितनी आ गई ये 100 आ गई। अगर वो बोलता पास की वैल्यू निकालो, तो फिर क्या होता, कितने स्टूडेंट, सॉरी कितने पार्ट्स पास को मिल रहे हैं, एक पार्ट पास को मिल रहा है। 110 के 11 पार्ट्स हुए, और पास को मिल रहा है सिर्फ एक पार्ट, तो इट मींस 10 बच्चे पास।
तो देख लो भाई, टोटल करके देख सकते हो 110 बन जाएगा वापिस आपका। ठीक है, तो जो पहले एग्जाम्पल थी उसमें कोई एक नंबर मिसिंग था। इसमें क्या है, टोटल बच्चे हैं बट हर ग्रुप में कितना कितना स्टूडेंट है वो हमें नहीं पता। तो भाई ये जरूरी नहीं कि इसी चीज पे आए, ये कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि एक फैक्ट्री है या कंपनी है, उसमें ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज दी हो, या एक कॉलेज है उसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी की एवरेज दी हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जैसे कि अभी मेल एंड फीमेल की कहीं पर एवरेज दे दी हो रेशो में, मेल की इतनी एवरेज है, फीमेल की इतनी है, और पूरे ग्रुप की इतनी एवरेज है। तो उन सभी केसेस में जहां पे आपको पता लग जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ग्रुप्स की एवरेज दी है, अलग अलग भी और कंबाइन भी, तो वहां पे आप ये मेथड जरूर यूज करिए। और एक काफी सिंपल मेथड है, कोई परेशानी नहीं आती इसमें। ठीक है जी, चलिए भाई एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा एज टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो आपको एजेस आगे भी आना है, प्रॉब्लम ऑन एजेस भी टॉपिक होगा, तो पहले इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो इसलिए। चलिए भाई देखिए क्या हमारे पास, तो जी हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 years ago the average age of 3 years ago the average age of a family, average age of a family of 5 members is, sorry, was 27, was 27 even after the birth, even after the birth of a child, even after the birth of a child, even after birth of the child, the present average age remains the same. Find the age of the child. ठीक है जी, तो क्या दिया भाई क्वेश्चन में, देखिए जरा, कह रहा 3 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे जिनकी एवरेज एज 27 थी। ठीक है, 3 साल पहले क्या था, फैमिली में 5 पर्सन थे जिनकी एवरेज कितनी, सॉरी एवरेज एज कितनी थी, 27 थी। और अभी द प्रेजेंट एज, अभी जो है प्रेजेंट एज इंक्लूडिंग द चाइल्ड, ठीक है, द प्रेजेंट एज इज कितनी है जी अभी, 27 सेम उसने बोला है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड द प्रेजेंट एज रिमेन्स दी सेम। प्रेजेंट एज क्या है, सेम ही है। तो आपको क्या करना है जी, यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड, हमें उस चाइल्ड की क्या निकालनी है जी, एवरेज एज बतानी है। चलिए भाई देखिए जरा, एक भाई यहाँ पर 17 कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए जरा क्या होगा। अच्छा, 3 साल पहले 5 फैमिली मेंबर्स की एज 17 थी, ठीक है। चलिए भाई एक काम करते हैं,
यहाँ पे दो केस बनाते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, और मैं दोनों केस प्रेजेंट के हिसाब से लगूंगा बनाने, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। इसको ध्यान से समझिएगा भाई जरा। नंबर, एवरेज, नंबर एंड एवरेज। तो भाई पहले एक काम करते हैं, देखो भाई सपोज करो कि अगर, सपोज क्या करें, इसी को ले लेते हैं, 3 साल पहले अगर एवरेज 17 थी, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल पहले अगर एवरेज 17 थी 5 मेंबर्स की, ठीक है, 3 साल पहले 17 एवरेज थी, तो आज एवरेज कितनी होनी चाहिए? ठीक है भाई, अगर आज से 3 साल पहले, ठीक है जी, 3 साल पहले, ये रहा प्रेजेंट, ये रहा जी पास्ट, ठीक है, इस केस में एवरेज है जी 17, तो भाई 3 साल के बाद एवरेज कितनी हो जानी चाहिए? अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट डे बात की थी कि अगर देखो 5 बंदे हैं ना, हर बंदा 3-3 साल बढ़ेगा, ठीक है ना, 5 बंदों की बात कर रहा हूं मैं, अभी अभी मैंने 6 बंदे नहीं लिए, अभी मैं 5 पर्सन की ही बात, सॉरी 5 लोगों की बात कर रहा हूं, हर पर्सन 5-5 बढ़ेगा, ठीक है, हर पर्सन क्या होगा, 5-5 साल बढ़ेगा ना, सॉरी 5 नहीं 3 साल है, 3 इयर्स की बात कर रहा है, तो हर पर्सन भाई 3-3 साल बढ़ेगा, ए सपोज करो ABCDE है, हर पर्सन 3-3 साल बढ़ने वाला है, तो भाई अगर हर इंडिविजुअल इंक्रीज होगा तो एवरेज भी तो इंक्रीज होगी ना, और जितना हर पर्सन बढ़ता है उतनी ही एवरेज बढ़ती है, और हर एक को 3-3 ऐड हो जाए, हर किसी चीज में कोई 3-3 नंबर ऐड हो जाए, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि एवरेज में भी 3 ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 साल पहले एवरेज 17 थी 5 लोगों की, 3 साल पहले एवरेज अगर 17 थी, तो आज कितनी होनी चाहिए भाई 3 साल बाद? 20 होनी चाहिए, तो यहाँ पे एवरेज 20 आएगी, तो चलिए भाई सम निकालते हैं, तो सम कितना आ जाएगा, ये आ गया जी 100। ये मैंने 5% ही लिए, ये भी मैंने वही 5% लिए जिन 5% की वो बात कर रहा था 3 साल पहले, मैंने आज प्रेजेंट में वही 5% लिए हैं, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं, अब कह रहा है कि बेबी का जब जन्म हो गया तो भाई 6 लोग हो गए, ठीक है जी, 6 लोग हो गए, तो फिर कह रहा है लेकिन एवरेज उतनी ही है, एवरेज मीन्स द सेम, एवरेज मीन द सेम मतलब जितनी पहले थी, कितनी थी जी पहले? 17 थी, तो भाई निकालिए सम, दूसरा सम कितना आ गया? 102। तो लीजिए भाई, यहां से आपको पता चल जाएगा जो बेबी है उसकी एज कितनी आ जाएगी, चाइल्ड की, सॉरी, तो वो 2 साल का है जी, आप देख सकते हैं यहाँ 5 मेंबर प्रेजेंट में ही है, आज उन 5 मेंबर की एज का सम 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन जब बेबी को डाल रहे हैं तो 102 आ रहा है, तो इसका मतलब जो बेबी है वो 2 इयर्स ओल्ड है, ठीक है जी, वो 2 साल का है, ओके। तो भाई एवरेज में जब आपको पूछेंगे ना कुछ एजेस वाले क्वेश्चन, वो ज्यादातर कुछ इसी फॉर्म में रहते हैं, इसी टाइप में रहते हैं कि आज से इतने साल पहले ये एवरेज एज थी, फिर बाद में बेबी का बर्थ हो गया या कुछ भी, या कोई फैमिली मेंबर, कभी कभार क्या होता है बता देते हैं कि फैमिली मेंबर कम हो जाता है कुछ भी, तो उसमें आपको क्या करना है भाई, इसी तरह से करना है। अगर पास्ट की बात करें, सबसे पहले उस पास्ट को ना प्रेजेंट में लाइए, कि अगर पास्ट में इतनी एवरेज है तो प्रेजेंट के हिसाब से एवरेज कितनी होगी, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करो, पास्ट को प्रेजेंट में ले आइए, देन उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तो आप उससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, तो भाई आपकी जो मैक्सिमम टाइप्स थी इसमें एवरेज में, वो मैक्सिमम हर टाइप होगी, ठीक है जी। चलिए बस एक और है, ये एक और देख लीजिए। तो देखिए भाई, ये कहानी है कुछ दोस्तों की, ठीक है, इसको हम दोस्तों की कहानी लेके चलते हैं, जिसमें क्या होता है कि सपोज करो
जैसे 10 फ्रेंड हैं, ओके, 10 फ्रेंड्स decided 10 friends decided to have dinner in a hotel. 9 of them spent rupees 10, तो 20 कर लें भाई, तो 20 each on their meal and the 10th spends rupees 30 more than the average expenditure. Find out the total amount spent by them. Find the amount spent by them. ठीक है जी। तो देखिए क्या हुआ, 10 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो डिनर के लिए जाएंगे, और वह डिसाइड कुछ ये हुआ था कि हम क्या करेंगे, एवरेज के हिसाब से खर्चा करेंगे, जितना भी खर्चा आएगा उसको आपस में 10 लोग बांट लेंगे। लेकिन भाई उसमें से क्या हुआ, एक दोस्त थोड़ा ज्यादा भूखड़ था, ठीक है, तो कुछ ज्यादा खाना खा गया, तो उस हिसाब से लोगों सॉरी 9 फ्रेंड्स ने क्या किया, उन्होंने 20 रुपए दे दिए भाई ऑन देयर मील। उन्होंने कहा भाई हम अपने खाने के हिसाब से 20-20 रुपए दे देंगे भाई, ठीक। और जो 10th वाला था उस बेचारे को क्या हुआ भाई, 30 रुपए ज्यादा देने पड़े एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ठीक है। तो हमें अमाउंट बताना है जो उनके द्वारा स्पेंड हुआ था। टोटल अमाउंट स्पेंड का मतलब ये कह सकते हैं कि बिल कितना बना था। दोबारा समझे भाई, 10 लोगों ने डिसाइड किया खाना खाएंगे और एवरेज के हिसाब से खर्चा करेंगे, लेकिन जब बिल आया तो उन्होंने जब बिल देखा तो उन्होंने क्या किया, आपस में फ्रेंड्स ने, जो 9 फ्रेंड्स थे उन्होंने हर एक ने 20-20 रुपए दे दिए अपने हिसाब से, कि हम सब ने 20-20 रुपए देने हैं। और 10th वाले को बोला भाई तू बाकी बिल देगा, तो उसको कितना बिल देना पड़ा, 30 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, जितना एवरेज खर्चा था उससे 30 रुपए ज्यादा देना पड़ा। तो चलिए भाई देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। चलिए भाई देखते हैं, इसमें वैल्यू कटेंगी आपस में, मेरे साथ से कटनी चाहिए। चलिए भाई देखते हैं सॉल्व करके, और वैल्यू को चेंज करनी पड़ी तो बाद में कर देंगे। तो चलिए भाई इसमें 2 केसेस बनेंगे। ये रहा फर्स्ट केस भाई, ये रहा सेकंड केस, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट एवरेज एक्सपेंडिचर बी ₹X। जो भाई एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, ₹X आ गया, ठीक है। एक मिनट भाई, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 27 लिख लो, मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगी। चलिए भाई एवरेज एक्सपेंडिचर जो था वो कितना आ गया, हमने मान लिया ₹X। तो मतलब जो बिल आया, जब डिसाइड हुआ, बिल के हिसाब से हर एक पर्सन को ₹X देने थे, बिल के हिसाब से हर पर्सन को ₹X देने थे। लेकिन अब हुआ क्या, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, इस केस में भाई जो 9 बच्चे थे, जब 9 फ्रेंड्स थे, उनमें से हर एक ने 20 रुपए दे दिए,
इट मीन्स उन्होंने 180 रुपीज दिए, नंबर इंटू एवरेज सम। इन नो लोगों ने मिलकर 180 रुपये दे दिए भाई, ठीक। दूसरी तरफ भाई सिर्फ एक पर्सन रह गया, वो कौन था? 10th वाला पर्सन, ठीक है। वो जो 10th पर्सन था वो रह गया। अब क्या होगा? उसको कितना बिल देना पड़ा भाई? ठीक है, इसका सम कितना बना था भाई? इसको कितना बिल देना पड़ा 10th वाले को? 10th वाले को 27 मोर देन एक्सपेंडिचर लिखा, मतलब एवरेज बिल जो भी था, एवरेज बिल के हिसाब से 27 रुपये ज्यादा, एवरेज बिल के हिसाब से 27 रुपये ज्यादा देना पड़ा। ठीक है जी, चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या है हमारे पास। ये भाई नो फ्रेंड्स का सम रहा, ठीक है। और ये रहा भाई जो 10th वाले ने पैसे दिए, ये 10th वाले ने पैसे दिए अपने लिए और ये नो फ्रेंड्स ने दिया, तो भाई ये बन गया टोटल बिल। लेकिन भाई एक्चुअल टोटल बिल कितना बनेगा बता सकते हैं? टोटल बिल एक्चुअल कितना बनेगा? देखो हर एक जो एवरेज के हिसाब से था, हर एक बंदे को एक्स रुपीज देने थे। हर एक पर्सन का जो एवरेज खर्चा है वो एक्स रुपीज आ रहा था, उस हिसाब से बिल बना था 10x। बिल कितना बना? 10x बना। और वो किसके इक्वल आएगा? ये जो नो फ्रेंड ने पैसे दिए और ये जो 10th वाले ने पैसे दिए भाई, ठीक है जी। बात समझ गए मेरी भाई? टोटल बिल देखो ना, ये 9 लोगों जो नो फ्रेंड्स थे, वो जो 10th वाला, इसको मिला के टोटल बिल बनेगा। तो टोटल बिल आ गया सम 1 प्लस सम 2। लेकिन टोटल बिल था कितना? हर एक पर्सन एक्स रुपीज खर्च रहा है। हर पर्सन क्या कर रहा है भाई? एक्स रुपीज खर्च रहा है। तो उस हिसाब से 10 लोग कितना खर्चेंगे? 10x। तो बिल बना था इतना, और ये इतने फ्रेंड्स ने ये पैसे दिए, बाकी उसने दिया। तो देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा, x को यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 9x इक्वल्स टू कितना आ गया जी? ये आ गया हमारे पास 207, ठीक है। 207 आ गया जी। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। लेकिन हमें तो बिल निकालना है ना, तो एक्चुअल बिल देखिए कितना आएगा। एक्चुअल बिल था 10x, यानी कि 10 इंटू 23, तो ये बन गया जी 230 रुपये। कितना बन गया जी? 230 रुपये बन गए, ठीक है जी। तो चलिए भाई अब देखिए भाई, अगर आपको इसको शॉर्ट में करना है, ठीक है, और आपको इसको क्या करना है भाई, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो नो फ्रेंड्स ने कितने दिए भाई? देखो उसको वैल्यूज को आपको रखना पड़ेगा याद, किस किस को में प्लस करना है या किस किस को क्या करना है जी, माइनस करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो इधर 20 रुपये उन 9 लोगों की एवरेज आ गई, ठीक है। 20 उन लोगों की एवरेज आ गई। दूसरे को क्या है, एवरेज के हिसाब से 27 रुपये ज्यादा देने पड़ रहे हैं। एवरेज के हिसाब से क्या करना पड़ रहा है? 27 रुपये ज्यादा उसको पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो इसको, जो एक्स्ट्रा पैसे वो दे रहा है, जितने फ्रेंड्स हैं उनसे कर दो डिवाइड, ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 3 आ गया, ओके। देखो जरा यहाँ करके दिखाता हूं। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो दे रहा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, एवरेज एक्सपेंडिचर। देखो कैसे निकलेगा,
₹20 जो नो फ्रेंड्स ने दिए वो लेने हैं, और जो 10th वाला एक्स्ट्रा दे रहा है उसको 9 से, जो नो फ्रेंड्स ने दिए ना, जितने फ्रेंड होंगे 9 होंगे 10 किसी भी केस में, और इस केस में हमेशा भाई एक फ्रेंड का ही रोल होगा, एक फ्रेंड हमेशा ज्यादा खाना खाएगा, ठीक है। तो 9 से कर देंगे भाई डिवाइड, तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना बन गया जी, ₹23 बन गया, ठीक है। तो देयर फोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर निकालेंगे तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है, ₹23 एक पर पर्सन के हिसाब से, और टोटल 10 लोग गए थे, तो उसके हिसाब से कितना बन गया जी, ₹230। लो भाई, ये भी 2 लाइन में हो गया। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पेन कॉपी नहीं यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, आपको दो दो मेथड बताए, एक शॉर्ट भी बता रहा हूँ और एक लॉन्ग भी बता रहा हूँ। लॉन्ग बताने का ये मतलब है क्योंकि लॉन्ग हमारा सीधा मेथड रहता है, जनरली जैसे क्वेश्चन हमें दिए हैं ठीक है, पर शॉर्ट में अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती होगी, कोई वैल्यू हम गलत ले गए, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए भाई प्लीज लॉन्ग मेथड को भी याद रखिएगा कि लॉन्ग में अगर कुछ ऐसा आ गया तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम शॉर्ट के पीछे भागें, ठीक है। हाँ ये है कि शॉर्ट ठीक है, अच्छा है, ओके। अगर कभी भूल जाए और कभी डाउट लगे भाई नहीं शायद कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू गलत ले रहा हूँ, कुछ भी ऐसा, या खुद पे यकीन ना हो कि भाई शायद मैं ठीक हूँ गलत हूँ, तो उसको मत फॉलो करो, आप उसको नॉर्मल तरीके से निकालो, तब भी जल्दी निकल जाता है, ठीक है। चलिए भाई, तो एवरेज भाई हो गया हमारा कंप्लीट, इसमें जो जो टाइप थी वो हमने सब कर ली है। तो ओके भाई, रखते हैं हमारा जितना, और कल नेक्स्ट डे जब भी मिलते हैं तो हम नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ओके भाई, जय हिंद।